हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो ये हमारी पुस्तक चल रही थी। इसका आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन। तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, चैप्टर थर्ड। तो इस चैप्टर में ये हम सारे टॉपिक कवर करेंगे 2 या 3 वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में, जनसंख्या की बनावट के बारे में। जनसंख्या किससे किससे मिलकर बनती है। इसमें जो हम लिंग संगठन की चर्चा करेंगे, सेक्स कंपोजिशन, आयु संरचना, ए स्ट्रक्चर, आयु लिंग पिरामिड। अब ये 3 तरह के पिरामिड है, इनकी हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार का पिरामिड हमें क्या संकेत देता है आने वाले समय में जनसंख्या किस तरफ जा रही है या किस तरफ विस्तारित या किस तरफ बढ़ेगी। इसी तरह ही हम जनसंख्या का एक और संगठन की चर्चा करेंगे, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण और नगरीय जो जनसंख्या है इसकी बनावट के बारे में हम जानेंगे, उनका लिटरेसी रेट और व्यावसायिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन एक प्रकार से जनसंख्या की बनावट है। अब बनावट किस किस तरह की हो सकती है। बनावट में आप लोगों की आयु को देख सकते हो, लिंग को देख सकते हो, व्यवसाय का कारोबार देख सकते हो, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इन सब विशेषताओं के आधार पर हम जनसंख्या को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं जब हम अलग अलग विशेषताओं को एक साथ अध्ययन करते हैं तो इसी को क्या कहा जाएगा, जनसंख्या कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2018 में भी मिला है और 2017 में भी मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनसंख्या लिंग संगठन की, सेक्स कंपोजिशन, तो प्रति हज़ार इसमें सबसे पहले हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। अब लिंग अनुपात क्या होता है, प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। और जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को भी हम क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहेंगे। तो इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इसके अलावा इसका एक फार्मूला है, पुरुषों की जनसंख्या को स्त्रियों की जनसंख्या के अनुपात करोगे और मल्टीप्लाई 1000 कर दोगे तो जो भी आएगा वो आपका लिंग अनुपात आएगा। तो ये फार्मूला भी अगर आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो विषयों में भी प्रति हज़ार स्त्रियों की संख्या के पीछे पुरुषों की संख्या भी देखी जा सकती है, अपोजिट भी हो सकता है। पुरुषों की जनसंख्या के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या देखी जा सकती है। इसी तरह से स्त्रियों की संख्या के पीछे पुरुषों की 1000 स्त्रियों के पर जो है पुरुषों की संख्या क्या बैठेगी, इसी को भी हम क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहेंगे। अब लिंग अनुपात के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। लिंग अनुपात से देश की जो स्त्रियों की स्थिति है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है और जिससे जो हम आने वाले समय में प्लानिंग के, डेवलपमेंट के, विकास के उस तरह प्रकार की योजनाएं चला सकते हैं। तो और अगर आप किसी भी देश की जनसंख्या की कंपोजिशन में उनके जेंडर में अगर इम्बैलेंस आता है तो उससे उस देश को आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है जनसंख्या संगठन के बारे में लिंग संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके कारण क्या है, लिंग अनुपात के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसके कारण भी है कुछ। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित तरीके से, जो भी मैंने बताया, वहाँ पर जो स्त्रियों की दशा है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। वहाँ पर स्त्रियों का जो है सामाजिक आर्थिक स्तर जो है लगातार गिरता हुआ आपको दिखेगा। तो इससे जो है एक प्रकार की सामाजिक
जो है आर्थिक समस्या भी पैदा हो जाएगी। अब देखिए, एक प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। प्रवास, कोई भी दो स्थान है, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो अगर यहाँ से लोग कारोबार के लिए बी से ए स्थान की तरफ जाते हैं या ए से बी स्थान की तरफ जाते हैं, तो जिस भी स्थान से, मान लीजिए बी स्थान से लोग ए स्थान की तरफ जाते हैं, तो ऐसी दशा में ए स्थान से पुरुष जो हैं वो ज़्यादा जो है ए स्थान पे चले जाएंगे और पीछे जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार का इम्बैलेंस जो है ये नहीं बताता वहाँ पर जो है स्तर जो है बेहतर है या नहीं है। तो ये इसका कारण प्रवास है और ये रोज़गार के अवसर को लेकर है। तो इससे जो है किसी प्रकार का इलाके में, जो ए इलाका है, इस क्षेत्र में काफ़ी प्रकार की समस्याएं जो है स्त्रियों की दशा को लेकर भी देखने को मिलेंगी। तो ये इम्बैलेंस की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये कारण बता रखा था। ये एक कंसेप्ट और दे रखा है, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। अब ये स्त्रियों की दशा को लेकर है। अब स्त्रियां जो है किसी भी क्षेत्र में जैविक रूप से बहुत ही जल्दी उस इलाके को या उस स्थिति को अपने अनुकूल ढाल लेती हैं या उस स्थिति के अनुकूल ढल जाती हैं, ये कहना ठीक रहेगा। तो लेकिन सामाजिक भेदभावों की वजह से वे इनका जो है लाभ ज़्यादा मात्रा में नहीं उठा पाती और जिससे उनका ये जो बेनिफिट है, लाभ है, वो उनका जो है वो अनुभव नहीं कर पाती। तो ये एक प्रकार की समस्या है। ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से लिंग अनुपात में डिफरेंट आने से कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। अब हम विश्व का जो है एक तरह की रीजनल आंकड़े देखते हैं, तो इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं। इसमें अगर हम बात करें तो विश्व का औसत लिंग अनुपात जो है 100 स्त्रियों के पीछे 102 पुरुष हैं और सबसे अधिक लिंग अनुपात लटाविया में देखने को मिलेगा। ये यूरोप का एक देश है जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों के पीछे 85 पुरुष आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। इसके विपरीत निम्न लिंग अनुपात वाला जो स्टेट है वो है संयुक्त अरब अमीरात। अफ्रीका का एक ये देश है जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो ये इम्बैलेंस आप देख सकते हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में 139 देशों का लिंग अनुपात जो है वो स्त्रियों के अनुकूल है, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या, या ये कह सकते हो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, और जबकि 72 ऐसे देश हैं जहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। निम्नतम लिंग अनुपात वाले कुछ देश हैं या क्षेत्र हैं। तो एशिया में चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये वो इलाके हैं जहाँ पर लिंग अनुपात जो है वो आपको निम्न मिलेगा, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। जबकि इसी तरह से उच्च लिंग अनुपात वाले क्षेत्र हैं जैसे कि रूस सहित जो है यूरोप के जो है बड़े भाग, जहाँ पर पुरुष अरब मात्रा में देखने को मिलते हैं और ऐसे क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर एक और भी कारण है, यहाँ से काफ़ी पुरुष जो है उत्प्रवास कर गए हैं, तो ये भी कारण है यहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या जो है वो ज़्यादा होने का। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना। तो विभिन्न प्रकार के आयु वर्गों के अनुसार लोगों की संख्या का प्रदर्शन करना क्या कहलाएगा? आयु संरचना कहलाएगा। तो इतनी सी ही इसकी डेफिनेशन है। तो आयु वर्ग के अनुसार आप जनसंख्या को अलग अलग करते हो और उनका प्रदर्शन करते हो, इसी को ही हम क्या कहेंगे? आयु संरचना कहेंगे। आयु संरचना के बारे में हम क्यों जानते हैं? तो किसी भी देश की आयु संरचना एक महत्वपूर्ण सूचक होता है, क्योंकि इसमें 15 से अब इसमें विभिन्न प्रकार के आयु वर्गों के लोग होते हैं और उनमें से कौन से कार्यशील हैं, कौन से व्यक्ति जो है आश्रित हैं, और इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं आने वाले समय में उस देश के पास जो श्रमिक हैं वो कितने होने वाले हैं। तो क्या वो देश
आने वाले समय में और संसाधनों को डेवलप कर पाएगा या करेगा या नहीं। तो या संसाधनों का वो किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सब बातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसी भी देश की जनसंख्या की आयु वर्ग से। तो आयु वर्ग जो है जैसे कि 15 से 59, 15 to 59, ये आयु वर्ग ऐसा है जो भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी लेता है। तो ऐसी जनसंख्या को हम कहेंगे कार्यशील जनसंख्या। युवा जनसंख्या अगर किसी देश की उच्च है तो इससे हमें पता ये चलता है उस देश की जो जन्म दर है वो ऊंची रहने वाली है। तो क्योंकि अधिकतर जनसंख्या वहाँ की युवा है, और अगर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग वहाँ पर अधिक हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर वृद्ध लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो इसके अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का के ऊपर जो है उस देश को अधिक खर्चा करना पड़ेगा। और वृद्ध होती जनसंख्या, अगर समय के साथ जो है लोग बूढ़े हो रहे हैं तो ऐसे में बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात दृष्टि से बड़ा हो जाता है और उस देश में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। वर्तमान में विश्व के अधिकांश विकसित देश में उच्च आयु वर्गों में बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण जो है जनसंख्या बढ़ रही है, और जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो उच्च आयु वर्ग के लोग हैं अगर उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो अच्छी है तो जीवन प्रत्याशा अच्छी होने की वजह से वो लोगों की जो जनसंख्या वो बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे, और इस वजह से वो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा विकसित राष्ट्रों में। अब विकसित राष्ट्रों में हुआ क्या है, जो उच्च आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन अब बड़े इतनी बुजुर्ग आदमी के जो है उतनी उतनी की वो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर बच्चों का अनुपात वो कम आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। तो आयु लिंग पिरामिड से हमारा अभिप्राय है एज सेक्स पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय है विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का प्रदर्शन करना। तो इसमें जो है एक इस तरह का पिरामिड होता है। तो इसमें एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल की जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। ये आयु वर्ग है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह आयु वर्गों में बांटा हुआ है, और इस आयु वर्गों में उनकी संख्या का प्रदर्शन किया गया। अब ये इस तरह का पिरामिड हमें बताता है किसी भी देश में पुरुषों की और स्त्रियों की संख्या में क्या अंतर देखने को मिलेगा, और इससे जो है कुछ कई तरह के कंक्लूजन निकलते हैं जो आने वाले समय में भिन्न प्रकार के प्लानिंग का हिस्सा, डेवलपमेंट की प्लानिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है, और प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग और जो होंगे वो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत होगा, और दाईं तरफ स्त्रियों की जनसंख्या का प्रदर्शन होगा। अब आयु लिंग पिरामिड 3 तरह के होते हैं। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या और पिरामिड, और तीसरा है ह्रास जनसंख्या। सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो विस्तारित होती जनसंख्या, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, इसमें जो पिरामिड का आकार है वो त्रिभुजाकार पिरामिड हो मिलेगा आपको, बिल्कुल इस तरीके का। और इसमें जो इसका बेस है वो ज़्यादा चौड़ा होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जन्म दर जो है वो आपको उच्च देखने को मिलेगी, और
जिसकी वजह से उस क्षेत्र की जनसंख्या विशाल बनी रहेगी और ऐसा अक्सर अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या नाइजीरिया, बांग्लादेश और मेक्सिको इन राष्ट्रों में देखने को मिलती है। तो इन राष्ट्रों का अगर हम पिरामिड बनाएंगे तो वो इसी तरह का ही बनेगा। नेक्स्ट है स्थिर जनसंख्या पिरामिड, कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड इस तरह का है बनेगा और इसमें आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का बनता है। इसमें जो है शीर्ष जो है वो सुंडाकार मिलेगा, सॉरी जिसका शीर्ष जो आपको सुंडाकार मिलेगा। और इस प्रकार का पिरामिड हमें बताता है जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जनसंख्या स्थिर देखने को मिलेगी। और लास्ट है ह्रासमान जनसंख्या डिक्लाइन पॉपुलेशन पिरामिड जो है, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रकार का पिरामिड आपको जापान में देखने को मिलेगा, जिसका जो आधार है वो संकीर्ण मिलेगा और निम्न जो शुंडाकार जो है वो निम्न शीर्ष जो है वो शुंडाकार मिलेगा और जिसमें निम्न जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों मिलेंगी। तो ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि लगभग शून्य या ऋणात्मक होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इससे आगे वाले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।